गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स सेशन 7 राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं संचार के तरीके, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, संचार चक्र और प्रतिक्रिया का महत्व, प्रभावी संचार की बाधाएं, राइटिंग स्किल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन सारे वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन 7 राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस। Writing skills sentences. Parts of a sentence. We all know that almost all English sentences have a subject and a verb, while some also have an object. तो sentences के parts होते हैं, मेन पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड करके बता रखे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन, यानी कि कोई पर्सन या फिर कोई थिंग जो कि काम को कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। वर्ब होता है डिस्क्राइब्स द एक्शन, यानी कि जो एक्शन जो काम कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, यानी कि जिस पे काम करा जा रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सोनिया ड्राइव्स अ कार। तो काम कर कौन रहा है? सोनिया। तो वो क्या हो गई अपने पास? सब्जेक्ट। ड्राइव्स एक वर्ब है क्योंकि वो एक एक्शन को दिखाने के लिए एक वर्ड है। और अपने पास ऑब्जेक्ट क्या है? कार। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो रखी है, कार इज एन ऑब्जेक्ट। लेट अस सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन फिगर 1.10। ओके, तो अपन आगे चलते हैं। टेबल 1.11 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है ही स्वैम इन द लेक। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। वर्ब क्या है? स्वैम, यानी कि वो काम को क्या दिखा रहा है? स्वैम वर्ड जो है। ऑब्जेक्ट क्या है? द लेक। शी रोड द बाइसाइकिल। सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? शी काम जो कर रहा है, वर्ब जो काम करा जा रहा है रोड मतलब कि चलाना, राइड की वर्ब की फॉर्म है ये। ऑब्जेक्ट द बाइसाइकिल। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिनको रीड कर लेना। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स के दो तरह के टाइप होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड इन द above examples are called direct objects since they are directly acted on by the verb. On the other hand, an indirect object answers questions such as to, for, who, यानी कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट के अंदर क्या होता है? जो कि डायरेक्टली एक्टेड ऑन बाय दी वर्ब, यानी कि वर्ब जिन पे सीधा काम कर रही है उनको अपन बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिन पे अगर हम क्वेश्चंस करें कि टू, फॉर, हु या फिर फॉर हु, उसमें होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, शी बॉट अ साइकिल फॉर हर सन। तो सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बाइसाइकिल। अब इसमें बोला है कि शी बॉट अ बाइसाइकिल फॉर हुम? फॉर हर सन। तो आंसर क्या आया? हर सन। तो हर सन क्या हो गया यहाँ पे? इनडायरेक्ट। द वर्ब इज बॉट। What did she buy a bicycle for? Who? For her son. Here bicycle is a direct object and her son is the indirect object. Clear है? Some sentences only have direct objects while some have both direct and indirect objects. Next is table 1.12 direct and indirect objects. तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं, रवि repaired his car. वर्ब क्या है यहाँ पे? रिपेयर्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले वर्ब प्लस वॉट, अगर हम वर्ब के साथ में वॉट का क्वेश्चन पुट करें तो उससे क्या आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के साथ में हम बाय हुम और टू हुम का क्वेश्चन पुटअप करें तो उससे क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि वर्ब के साथ में वॉट का, यानी कि रिपेयर्ड वॉट? रिपेयर्ड हिज कार। तो कार क्या है यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पर यहाँ पे टू हुम या हुम बाय हुम का कोई आंसर नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे प्लेड क्या है? वर्ब है, यानी कि अब प्लेड के साथ में मैं वॉट ऐड कर दूँ, प्लेड वॉट? प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पे फुटबॉल क्या है अपने पास में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और प्लेड बाय हुम, टू हुम, यहाँ पे कोई आंसर नहीं आया, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज द पेरेंट्स सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? सेंट। वर्ब के साथ में अगर क्वेश्चन में डालूँ वॉट, यानी कि सेंट वॉट, तो क्या आएगा? पोस्ट कार्ड। अगर अब वर्ब के साथ में क्वेश्चन डालूँ टू हुम या फिर बाय हुम, यानी कि सेंट
टू whom या फिर sent by whom, तो sent to whom, sent to him, तो यहाँ पे indirect object क्या है, him. Next is he bought his daughter a computer. verb क्या है यहाँ पे, bought खरीदना, verb के साथ में what का क्वेश्चन लगाऊं तो bought what, a computer, तो computer क्या है यहाँ पे, direct object. अब मैं बोलूँ bought by whom या फिर bought to whom, किसके लिए खरीदी, his daughter के लिए, तो his daughter क्या है यहाँ पे, indirect object. आई होप यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इसमें कौन से टाइप्स पढ़ेंगे हम, एक्टिव एंड पैसिव sentences. Read aloud the sentence shown in figure 1.11. What is the difference between the two sentences? Okay. Radha is reading a book. A book is being read by Radha. यानी कि दोनों जो sentences है उनका मतलब तो एक ही है कि किताब राधा पढ़ रही है, जो राधा है वो किताब पढ़ रही है या फिर किताब राधा के द्वारा पढ़ी जा रही है. ये दो सेंटेंसेस है, मतलब एक ही है इनका. पर इसमें एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस दो तरीके से, अलग अलग तरीके से दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनसे इनमें डिफरेंस आ गया. तो कैसे आया ये, जो ऊपर वाला है राधा इज़ रीडिंग अ बुक, वो है एक एक्टिव सेंटेंस, और अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय राधा, किताब राधा के द्वारा पढ़ी जा रही है, वो है पैसिव सेंटेंस. द एक्शन इन बोथ सेंटेंसेस इज़ रीडिंग अ बुक, यानी कि जो वर्ब है दोनों सेंटेंसेस में क्या है, रीडिंग अ बुक. बट द सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंसेस इज डिफरेंट. सब्जेक्ट क्या है दोनों में डिफरेंट है. इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट सेंटेंस में, राधा, और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, अ बुक. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राधा काम कर रही है और जो बुक है सेकंड वाले सेंटेंस में उस पे काम हो रहा है. ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कैसे समझेंगे हम, आगे पढ़ते हैं फिर समझ आएगा. सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन टू बी एक्टिव वॉइस, यानी कि सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट काम करता है उनको हम एक्टिव सेंटेंसेस बोलेंगे या फिर एक्टिव वॉइस बोलेंगे. वेयर एज सेंटेंसेस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन आर नोन टू बी द पैसिव वॉइस. तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है उसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस. जैसे कि राम इज़ रीडिंग अ बुक, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, और वो ही काम कर रहा है बुक रीड करने का, तो वो ये क्या हो गया, एक्टिव सेंटेंस. और अगला लिखा है अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय राम, अब सब्जेक्ट क्या है, अ बुक, और काम किस पे हो रहा है, बुक पे ही हो रहा है, तो ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है. क्लियर है. टेबल 1.2 में यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं. एक्टिव वॉइस में लिखे हैं और यहाँ पे पैसिव वॉइस में लिखे हैं. अली चेंज द फ्लैट टायर, पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, द फ्लैट टायर वॉज चेंज्ड बाय अली. ठीक है. आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे. क्लियर है. यहाँ पे रवि पेंटेड द एंटायर हाउस, द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय रवि, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, रवि, काम किस पे कर रहा है, हाउस पे. ठीक है, तो ये एक्टिव हो गया. द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय रवि में क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे द एंटायर हाउस, और काम क्या कर रहा है, काम यहाँ पे सब्जेक्ट पे ही हो रहा है, इसलिए पैसिव वॉइस हो गया. सो नाउ वी नो दैट देयर आर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेज. बिसाइड्स दीज we also have other types of sentences which are based on the purpose that the sentences serve while communicating. ठीक है. अगले पे चलते हैं हम. यहाँ पे सेंटेंसेस के और टाइप्स हैं तो उन पे अपन स्टडी करते हैं. तो एक बार ये अपन डायग्राम जो है यहाँ पे फिगर उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे. वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक, तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो. क्वेश्चन पूछा है उसने. अब जो ये लड़का है वो आंसर दे रहा है, आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ. वाओ दैट्स अमेजिंग, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है. डू नॉट टेल एनीवन येट, अभी तुम किसी को मत बताना. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल हुआ है. क्वेश्चन पुट कर रहा है, किसी सेंटेंस में अमेज की फीलिंग है, कोई सिंपल आंसर दे रहा है, कोई उसको कुछ ना करने के लिए बोल रहा है. तो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. तो हम मतलब कौन कौन से टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे लिखा है टेबल 1.13 में. स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस.
तो इन सेंटेंसेस को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला है स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और स्टेट्स अ फैक्ट, ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कोई जानकारी हमको देंगे सिंपल सी, या फिर कोई फैक्ट हमको देंगे, हमेशा फुल स्टॉप के साथ में ख़त्म हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नीचे। ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, द फेयरवेल पार्टी बिगिन्स इन 2 hours, यू आर अ गुड मैन राज। तो सिंपल सेंटेंसेस थे जिनको फुल स्टॉप के साथ में देखिए ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आस्क अ क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ में ख़त्म होते हैं। एग्जाम्पल्स नीचे हैं। डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी, इज़ इट रेनिंग, क्या बरसात हो रही है, हैव यू हैड लंच, क्या तुम्हारा लंच हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, इनको पहचाना बहुत इजी होता है, इनमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर इमोशन और रिएक्शन सेंटेंसेस। एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सेंटेंसेस हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में ख़त्म होते हैं। ये एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि इसमें यदि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक फीलिंग के साथ में जो सेंटेंस अपन बोलते हैं उनमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जैसे कि दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है खुशी की कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। ओ माई गुडनेस वी वन, इसमें खुशी की भी है, सरप्राइज का भी। ओ माई गुडनेस, हे भगवान हम जीत गए। आई कांट वेट फॉर द पार्टी, मैं पार्टी का इंतज़ार नहीं कर सकता, मतलब कि बहुत खुश है वो पार्टी को लेके कि मैं उसका इंतज़ार भी नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस शोज एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। अब ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर एक ऑर्डर शो हो, ऑर्डर दे रहा हो, कोई कमांड दे रहा हो, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो या फिर कोई एडवाइस दे रहा हो, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कैन एंड विद अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक फुल स्टॉप के साथ भी ख़त्म हो सकते हैं या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। प्लीज़ लोअर योर वॉइस, तो उससे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ अपनी आवाज़ कम कर लीजिए। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, वो उससे क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है कि रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। मीट मी एट द ऑफिस एट 10 AM, उससे क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है कि मीट मी एट द ऑफिस एट 10 AM। तो यहाँ पे 4 तरह के सेंटेंसेस हो गए। आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे है पैराग्राफ। बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फॉर्म करेक्ट sentences by identifying the various components that makes up a sentence. Just as a group of words form a sentence, a group of sentences forms a paragraph. तो पैराग्राफ क्या होता है, जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों के समूह से एक वाक्य बनता है, तो वैसे वाक्य के समूह से एक पैराग्राफ बनता है। ठीक है। However, to qualify as a paragraph, all the sentences within it must have a common idea or theme. तो ऐसे नहीं कि किन्हीं भी 3-4 सेंटेंसेस को उठाया, एक साथ डाल दिया और उसको पैराग्राफ बना दिया, नहीं। जो एक पैराग्राफ में सेंटेंसेस होते हैं सारे, उनका एक कॉमन आइडिया होना चाहिए या फिर थीम होना चाहिए, मतलब उनका एक कॉमन चीज़ें उनमें होनी चाहिए सब। ठीक है, फिर ही वो पैराग्राफ होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, the first paragraph can be of sentences about the name, age, personality, friendship, duration, and other such details. In the next paragraph, you can use sentences to describe what qualities you like about your friends and how valuable your friendship is. तो पहले पैराग्राफ में हमने ऊपर बताया वो पॉइंट्स डाल दीजिए, अगले में what qualities you like about your best friend and how valuable your friendship etc etc, ऐसे पॉइंट्स डाल सकते हैं। मतलब मिलते जुलते पॉइंट्स एक जगह पे डालेंगे और फिर उन सेंटेंसेस को मिला के हम पैराग्राफ कहेंगे। तो एक पैराग्राफ नीचे दिया हुआ है, उसको रीड करते हैं। माई मदर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी लव्स मी अ लॉट एंड केयर्स फॉर मी, व्हेन आई एम इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल आई सीक हर हेल्प एंड सपोर्ट, शी गिव्स मी साउंड एडवाइस एंड ऑल शी कैन डू टू कम्फर्ट मी and make me happy. My mother always wishes me well and prays for my good health, happiness and success. I cannot thank my mother enough for all that she does for me. I am grateful to God for giving me such a wonderful mother.
आई लव माई मदर एंड होप आई कैन मेक हर प्राउड। तो यहाँ पे अपनी मदर के बारे में उसने 2 पैराग्राफ लिखे अपनी मदर के बारे में। तो पहले वाले पैराग्राफ में उन्होंने उनकी तारीफ़ करी है, जैसे कि वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे को बहुत केयर करती हैं, मैं जब भी किसी ट्रबल में होता हूँ तो वो मुझे एक अच्छी एडवाइस देती है, और जो भी वो मेरे को खुश करने के लिए कर सकती हैं वो करती हैं। अगले पैराग्राफ में उन्होंने जो उसने लिखा है, उन्होंने क्या किया है, अपनी मदर के लिए प्रे किया है, उनको थैंक यू बोला है और भगवान से उनके लिए प्रार्थना की है। ठीक है, तो ये 2 पैराग्राफ है जिनमें अलग अलग, मतलब मेन टॉपिक तो एक ही है मदर के बारे में, और पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में तो उनकी तारीफ़ करी है, उनके बारे में बताया, और एक में उनके लिए प्रे की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आगे आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में तब, और आपका ये चैप्टर यूनिट 1 ख़त्म होता है यहाँ पे। सो हैव अ गुड डे, बाय।